का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। बाजार लगातार अपना वर्चस्व बनाए चले जा रहा है और बाजार का यह बढ़ता प्रभाव या दुष्प्रभाव जो कह लें वो बढ़ता ही जाएगा आने वाले दिनों में। बाजार जिस ढंग से तेज़ी से फैल रहा है उसी ढंग से उसी तेज़ी से ठगी भी फैल रही है। बहुत तरह की ठगी है जिसमें कि अपने सामान को बढ़ा चढ़ा करके बेच देना, समय पर उपलब्ध नहीं कराना, सामान में अगर कोई त्रुटि हुए तो उसको रिप्लेस नहीं करना। सेवा में भी यही है कि माल की तरह सेवा में भी गड़बड़ियाँ होने लगी हैं। इन सब को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाए हैं और यह कानून बने हुए लगभग 30 साल के आसपास हो गया। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं होने के कारण उस रूप में इसका लाभ समाज को नहीं मिल पा रहा है। हम कानून की बात में आज बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या है, क्यों बनाने की नौबत आई और इसका मकसद क्या है, कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जिला उपभोक्ता संरक्षण रांची के अध्यक्ष एस प्रसाद साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून क्यों नौबत आई इसको बनाने की, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि यह कानून बनाना पड़ा? बहुत सारे कानून हैं जिस कानून के तहत लोगों को पकड़ा जा सकता था जो ठगी कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? आप दिनों दिन देख रहे होंगे कि बाजार हर अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है और जहाँ मुक्त अर्थव्यवस्था हो वहाँ बाजार का बहुत अधिक महत्व होता है। जी। आप अगर प्राचीन काल में चले जाइए, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन वगैरह के शासनकाल में जो बाजार की व्यवस्था थी और वो बाजार का रेट, वो बाजार का चलन मुगल काल तक लगातार बना रहा। बाजार का डिटोरिएशन हुआ और अब जो जो मुक्त व्यापार आते गया, मुक्त व्यापार के साथ अब हम लोग ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, हम लोग इतने प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है सबका अलग अलग। तो इन सब कारणों से ग्राहकों के बीच तरह तरह का कन्फ्यूज़न है और बहुत ज़्यादा ठगी भी है, जैसा आपने कहा। अभी हम लोगों का विभाग का, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का, भारत सरकार का नारा है जागो ग्राहक जागो। जी। और इस जागो ग्राहक जागो के नारे में हम लोग ग्राहकों को जागरूक करते हैं। उनका ये अधिकार है कि उनको अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छी क्वांटिटी मिले, उनको प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार में जांचने परखने का मौका मिले और अगर उनका कोई शिकायत है तो उस शिकायत का त्वरित निष्पादन भी हो। जी। अभी जो स्थिति है उसमें मूल रूप से विज्ञापन से माल और सेवाएं बिक रही हैं। जी। भ्रामक विज्ञापन दे करके अपने तरफ लोगों को लुभाने का, और जिस ढंग से विज्ञापनों में प्रचार प्रसार हो रहा है उससे आम आदमी बहुत आसानी से आकर्षित भी हो जाता है। लेकिन जब डब्बा खोलता है तो पता चलता है कि इसमें तो कचरा के अलावा कुछ नहीं है। सेवा के मामले में भी यही है। तो लोग अपना नसीब मान करके छोड़ देते हैं। तो क्या नसीब मान के छोड़ देना चाहिए, या इस तरह की सेवाओं में अगर त्रुटि होती है या माल गड़बड़ मिलता है तो उसके लिए करना चाहिए, और क्या क्या किया जा सकता है? इसका जो भ्रामक प्रचार है, प्रचार पे रोक के लिए इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। जी। इसमें जो कोई भी कंज्यूमर है, जो कोई भी कहीं अपना कोई सामान क्रय करते हैं या किसी से सेवा क्रय करते हैं, उसके बदले में भुगतान करते हैं, तो वो कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। और जो
वो अपनी सेवा देते हैं या अपने सामान को बेचते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं जी। इन दोनों को इस कानून के दायरे में लाया गया। प्रारंभ में 1986 में जो कानून था उसको परिवर्तित करके 2019 में नया कानून आया। इन दोनों कानून में अंतर है, पुराने कानून में समयबद्ध निष्पादन का प्रावधान नहीं था और नए कानून में समयबद्ध निष्पादन का प्रावधान किया गया। अभी यह उम्मीद किया जाता है कि जैसे ही कोई मामला दर्ज होता है उसका निष्पादन 45 दिनों के भीतर कर दिया जाए। हालांकि बहुत कम मामले ही निष्पादित इस प्रकार से हो पाते हैं और ये अभी लगातार एक प्रक्रिया में है। धीरे धीरे ये हम लोगों को उम्मीद है कि संभल जाएगा। नहीं, एक चमत्कारी अंगूठी बेचते हैं जिससे कि खरीद लेने से और पहन लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो हमने उस विज्ञापन को देख करके चमत्कारी अंगूठी खरीदी, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। तो हमारा राइट क्या बनता है? जिसने हमको विज्ञापन दिखा करके अंगूठी बेचा उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं क्या? इस तरह के जो भ्रामक, एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ये कंज्यूम तो मैंने किया, कंज्यूमर तो मैं हूँ। आपने खरीदा जी और आप उसको स्वीकार कर लिए कि चमत्कार होता है। चमत्कार का कोई भौतिक अस्तित्व होता नहीं है। उसमें आपने जो विश्वास किया तो एक बहुत साधारण सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक स्लोगन है, कैविएट एम्प्टर, क्रेता सावधान। क्रेता को खुद भी अपने जिस समय वो कोई माल खरीदता है या लेता है तो सावधानी पूर्वक उसकी जांच करनी चाहिए। अब इस तरह का जो प्रश्न है जिसमें किसी अंधविश्वास, किसी धार्मिक विश्वास के आधार पर कोई कार्य होता है, वो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं, हमने कंज्यूम तो किया, हमने तो खरीदा। खैर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसी तरह सेवा के मामले में हवाई सेवा है या रेल सेवा है या बस सेवा है या नगर निगम से सेवा मिलनी है या विभिन्न माध्यम हैं, सरकारी गैर सरकारी एजेंसियां, जैसे गैस से लेकर के सेवा का मामला है। तो किस तरह के सेवा के मामले में किस तरह की त्रुटि होने पर हम कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं? जी, अभी कंज्यूमर फोरम में आप जो बोले गैस आपको अगर यदि आप बुकिंग किए, बुकिंग के बाद आपको जो गैस डिलीवरी हुआ उसका वजन है, उसका स्टैंडर्ड है, उसमें अगर कमी है तो आप आ सकते हैं। डॉक्टर की सेवा है, डॉक्टर आपको अगर यदि किसी खास बीमारी या ऑपरेशन के इलाज के लिए ले जाते हैं और कुछ गलत कर देते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। फ्लैट आपने बुक कराया, फ्लैट का आपको समय पर नहीं मिल पाया या उसमें जो एग्रीमेंट था उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ, उसमें आप जा सकते हैं। दुकानदार से आप माल खरीदे और माल का गुणवत्ता या उसमें दी गई सामग्री कम हो, आप उसमें भी जा सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप सर्विस लेते हैं या माल खरीदते हैं वो सब में आप जा सकते हैं। एक समस्या यह होती है कि छोटे उपभोक्ता की पहुँच जिला फोरम तक हो सकता है, लेकिन जो बाज़ार है, बाज़ार में प्रभावी जो व्यवसायी हैं वो अपील पर अपील करते जाते हैं जहाँ तक अपील की गुंजाइश है, यानी हायर लेवल तक। वैसी स्थिति में जो उपभोक्ता को न्याय मिला जिला फोरम से, वह स्टेट फोरम में जाने की या नेशनल फोरम में जाने की या आयोग में, कमीशन में जाने की उसके पास हैसियत नहीं, न खर्च है, न वो जा सकता है, उतना पैसा नहीं जुगाड़ करता। उसमें क्या किया जा सकता है, कैसे ये मदद हो बहुत आसान प्रक्रिया है। उपभोक्ता मामले में अगर आपका दावा 5 लाख रुपए तक का है तो उसमें मात्र 100 रुपया फीस लगता है। अगर 5 लाख से 10 लाख का दावा है आपका तो उसके लिए 200 रुपया फ़ी है, और अगर 10 लाख से ऊपर का दावा है तो 1000 रुपया फ़ी है। इसमें आप बगैर वकील के अपनी बात रख सकते हैं और आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बात कहें, वो उनकी बात सुनी जाती है और उस आधार पर न्याय होता है। सामान्यतः न्याय के विषय में लोगों का सोच जो है, जैसे सिविल मामलों में लोग कहते हैं प्रोपोंडेरेंस ऑफ एविडेंस हो गया, या क्रिमिनल मामलों में लोगों की धारणा होती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हमको अपना सिद्ध करना होगा केस।
यहाँ उस तरह का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन सिविल क्रिमिनल दोनों लॉ का है। इसके अलावे आप जो सामान्य धारणा है उस अनुसार यहाँ मामले की सुनवाई होती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने अवार्ड किया, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम ने अवार्ड किया हमारे फेवर में, कंज्यूमर के फेवर में। अब वो कंज्यूमर को उसके खिलाफ जो है पार्टी जो है अपील में जा रही है स्टेट फोरम में या कमीशन में, फिर नेशनल कमीशन में। वहाँ तक पहुँच पाना, तो उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है कि वहाँ पहुँच जाए अगर वो अपील पर अपील करते जा रहे हैं? नेशनल कमीशन या स्टेट या फोरम जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम, वो पार्टी से इसके आने जाने का खर्च या जो भी खर्च हो रहा है वो दिलाएगा क्या, कम से कम अपील तक जाने? नेशनल फोरम या स्टेट फोरम में जैसे ही कोई अपील में जाता है उससे एक राशि, अच्छी खासी राशि जो अवार्ड दिया गया है जिला कमीशन के द्वारा, वो जमा करवा लिया जाता है। अच्छा। एट फर्स्ट जैसे ही अपील में गए वो जमा हो जाता है और इसके बाद ये आवश्यक नहीं है कि वो दौड़े ही। अगर वो केस जीत गया है, उसकी अनुपस्थिति में भी रिकॉर्ड के आधार पर जितना उसका अधिकार है या जितनी उसके पक्ष की बातें हैं वो सारी देखी जाती हैं और उसके आधार पर निर्णय किया जाता है, वो आके उसको पाता है। एग्जीक्यूशन जो होता है वो एक विषय है जिसमें कि अभी कई एक जगह ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो आदेश हो गया वो अपील में या नहीं गया, या अपील में गया तो वो पुष्ट हो गया अपील से फिर आया, उसके लिए जो प्रावधान है वो है एक दीवानी प्रक्रिया को अपनाना और एक क्रिमिनल प्रक्रिया को अपनाना। ये हम बता रहे हैं 1986 के प्रावधान के अनुसार जो निर्णय हुआ है। 2019 का जो कानून है उसके अनुसार अभी बहुत से मामले आए नहीं हैं। उसमें अगर यदि हम लोग क्रिमिनल प्रक्रिया को अपनाते हैं तो वारंट भी करते हैं और उसके आधार पर उनको अनुतोष मिल जाता है। नहीं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक चाय बनती है, CTC लिफ्ट बोलते हैं उसको, लिफ्ट नहीं होता है, तो उसके खिलाफ हमने कंप्लेन किया और वो कंप्लेन जिला फोरम से हमारे फेवर में अवार्ड हुआ। बहुत पहले की बात है, 90s के दशक में। फिर वो अपील में चले गए और उन्होंने कहा कि कट ट्विस्ट कट है, मैंने काटे, ट्विस्ट किए, फिर काटे, तो लिफ्ट कहाँ से रह जाएगा? हम बोले लिफ्ट को काटेंगे तो क्या बचेगा, ग्रेन्यूल तो नहीं हो जाएगा। आप ग्रेन्यूल बेच रहे हैं लिफ्ट के नाम पर, तो स्टेट में इस आधार पर खारिज हो गया कि हम नहीं आ रहा, उसके पक्ष में अवार्ड हो गया 90s के दशक में, उसके पक्ष में। और वो अपनी चाय कंपनी जो है वाहवाही करते चली गई, जो यह कह रही थी कि भाई केस विड्रॉ कर लीजिए, केस विड्रॉ कर लीजिए, इसके बदले में जो कहिए हम कंपनसेशन दे देते हैं। हम तैयार नहीं हो उसके लिए कि आप झूठ बोल करके बेच रहे हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें क्या कर सकते हैं? अगर यदि आप या नए कानून में संशोधन हो गया है कि अब इस तरह के मामले नहीं होंगे, एविडेंस और रिकॉर्ड के आधार पर ही फैसले होंगे? एविडेंस एंड रिकॉर्ड के आधार पर उस समय भी फैसला किया जाता था। हो सकता है कि वो आपको अनुपस्थित दिखा करके वो नन प्रोसिक्यूशन में कर दिए होंगे। नन प्रोसिक्यूशन में है क्या कि अगर अनुपस्थित दिखा के आपको कर दी है तो आप वहाँ जाइए और कहिए कि आपके केस को फिर से रीस्टोर किया जाए और रीस्टोर करके फिर सुनवाई करें। फिर तो वही होगा ना, हमको जाकर के खर्च करना, वहाँ जाने आने। रीस्टोर करने के बाद आप अब ना डिजिटल सुविधा हुई है, पहले डिजिटल सुविधा तो थी नहीं। आपको पटना जाना है, पटना ही में था, पटना जाइए, वहाँ जा करके फिर अपना लगिए और लग करके करिए कराइए। तो ये सारी इन सारी कमियों को दूर करने के लिए आप सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। अब एक प्रोसेस हम जानना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है कि किसी को अगर कोई इस तरह का कंप्लेन है, वो रिड्रेसल चाहता है, तो कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए उसको क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा? ऑनलाइन आवेदन कर सकता है वो। अगर यदि अपने मोबाइल से वो चाहे या अपने कंप्यूटर से, जी। ऑनलाइन इधर कई एक जगह समस्याएं आई, ऑनलाइन आवेदन बहुतों का नहीं हो पाया। हम लोगों ने ये बात उठाया नेशनल लेवल पर और अभी आ गया है कि अगर यदि आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो हम उसको ऑफलाइन भी स्वीकार कर ऑफलाइन भी कर सकता है जी। दूसरी बात कि उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या क्या प्रक्रिया से जाना पड़ेगा? एक तो फीस आपने बताया कि 200 रुपये या 100 रुपये, आपने 100 रुपया, 200 रुपया और 1000 रुपये। ये है डॉक्यूमेंट में वो जो सामान खरीदा है उसका रसीद,
वो सामान नहीं, वो उसका रसीद चाहिए। नहीं, कंप्लेन करेगा तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना, हाँ ये इसमें ये त्रुटि। रसीद से ही प्रूफ हो जाएगा ना। रसीद से कैसे प्रूफ हो जाएगा? ये सामान खरीदा तो सामान के साथ रसीद तो मिलता ही है ना। तो सामान ले करके आपके यहाँ जाएगा ना, सामान लाने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ रसीद देगा कि हमने ये सामान खरीदा, और लिखित में बताएगा कि वो सामान क्या त्रुटि थी, सामान खरीदा, क्या त्रुटि हुआ, वो संपर्क किया विरोधी पक्ष से, क्या कहा गया, जो वो कहेगा इसके आधार पर हम नोटिस करेंगे। नोटिस का जो मजमून है वो बना के शिकायत करता ही देते हैं, उसको सरकारी खर्च पर भेजा जाता है। वहाँ से अगर वो आ गया तो ठीक, नहीं तो एक पक्षीय सुनवाई होती है। नहीं, जैसे एक हम मान लेते हैं कि हम घी खरीद रहे हैं, घी हमने खरीदा, घी में त्रुटि मिली, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, पर्टिकुलर कंपनी का हमने घी खरीदा, घी में त्रुटि मिली और घी के खिलाफ हम रसीद के आधार पर कंप्लेन किए, तो हमारे पास घी होगा तो वो तो कहेगा पार्टी कि नहीं हमने शुद्ध घी दिया था। इस कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कि एक्सपर्ट के ओपिनियन की आवश्यकता वही तो वो घी चाहिए। जहाँ कहीं भी एक्सपर्ट के ओपिनियन की आवश्यकता होगी वहाँ आपको वस्तु प्रदर्श जो है बिल्कुल। उसको लाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें वस्तु प्रदर्श को एक्सपर्ट के पास भेजने की आवश्यकता नहीं। टीवी किसी ने खरीदा, किसी ने मोबाइल खरीदा, किसी ने आपको जूते खरीदे, किसी ने कोट खरीदा, उसमें त्रुटि मिली है, उसने कंप्लेन किया कि भाई हमने ये खरीदा, हमने इस नंबर का मांगा था, इस नंबर का दिया, लौटा नहीं रहा है। एक ये हो गया। दूसरा कि उसमें ये कटा था, फटा था या पुराना माल था, ये हो गया। तो उसको तो माल दिखाना पड़ेगा, माल रखना पड़ेगा ना उसको दिखाने के लिए। उन सब में आवश्यकता वैसी नहीं पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है जहाँ के हमको एक्सपर्ट के ओपिनियन की आवश्यकता है। वहाँ खासकर खाद्य वाले मामले में, खाद्य मामले में, दवा के मामले में, या कहीं ऐसा हो जिसमें कि फिंगरप्रिंट या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का ज़रूरत हो, इस सब मामले में ज़रूरत होता है। अदरवाइज एक्सपर्ट की। दूसरा ये जो मैक्सिमम प्राइस लिखा होता है, उस मैक्सिमम प्राइस से ज़्यादा कोई ले रहा है, और आमतौर पर रसीद जो है ग्राहक भी नहीं लेते हैं और दुकान वाले भी नहीं लेते हैं। आमतौर पर दवा दुकानों या सामान्य दुकानों में जब तक आप डिमांड नहीं करिएगा रसीद का, तब तक वो रसीद नहीं देगा। रसीद के लिए बोलेगा कि इसमें जीएसटी लगेगा। तो ये जो मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम के बाद भी जीएसटी है क्या, क्या है इसमें? जीएसटी के बारे में तो हम लोग यही जानते हैं कि जीएसटी उसी में शामिल है। सरकार का नहीं, जीएसटी सामान के साथ जीएसटी जोड़ा जाता है। नहीं, दवा के साथ जिसमें मैक्सिमम प्राइस आप लिखे हुए हैं कि मैक्सिमम प्राइस है ये, तो मैक्सिमम में फिर दवा में जीएसटी तो नहीं लगता है। फिर हम कई चीज़ों के लिए बता रहे हैं जिसमें मैक्सिमम लिखे हुए, तो मैक्सिमम के बाद कैसे जीएसटी लगेगा? उसमें अंकित होता है कि जीएसटी इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, प्रिंट में ही रहता है। अच्छा, सभी कर सहित लिखा होगा। सभी कर सहित, अगर सभी कर सहित लिखा है तब जीएसटी अलग से नहीं इंक्लूड होगा। अगर सभी कर सहित नहीं लिखा है तब इंक्लूड होगा। दूसरा उसके साथ जुड़ता है कि रसीद नहीं मिलता है और हमको कंप्लेन करना है, रसीद नहीं दिया उसने, हम कंप्लेन कर रहे हैं, कोई इंटरटेन होगा कि रसीद नहीं दिया तो आप इसमें पुलिस केस भी कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस केस भी कर सकते हैं, क्योंकि रसीद मस्ट है। और जागो ग्राहक जागो का नारा भी सिर्फ इसलिए है कि जब तक ग्राहक नहीं जागृत होगा, सावधान नहीं होगा, वो रसीद मांगेगा नहीं। अगर रसीद मांगेगा तो उसको देना ही होगा। अगर नहीं देगा तो सामान नहीं खरीदेगा। खरीदेगा, खरीदते के साथ इन्फॉर्म करेगा। इसके लिए एक शिकायत कोषांग भी है, डीएम जिसके हेड होते हैं जिला में, वहाँ पर ये बात को उठाया जाएगा, वहाँ पर रेड किया जाएगा उनके द्वारा। डीएम तो 165 कमेटियों के रांची के डीएम हेड हैं, वो कितना देख पाएंगे और कितना दूसरे को देंगे और क्या होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के अन्य भी पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग देखेंगे उसका। सेवा के मामले में, जो सेवा का मामला है, जैसे कि हवाई सफ़र का मामला है, तो उसमें किस तरह के मामले में कंप्लेन इंटरटेन हो सकता है? उसके विलम्ब होने के चलते दूसरा जो कनेक्टिंग फ्लाइट था वो छूट गया। अभी कई एक तरह का मामला है जिसमें एक पुराना केस आया था, जिसमें एक व्यक्ति का कनेक्टिंग फ़्लाइट था, किसी खास स्टेशन से रांची आना था उनको। कनेक्टिंग फ़्लाइट उनका पहले ही से कैंसिल था, उनको इसकी सूचना नहीं मिली और वो इसके लिए तब बाद में केस लाए हैं, क्योंकि उनको सूचना मिल जाना चाहिए था। तो इस तरह का मामला है, या किन्हीं का सामान
वहाँ पे मिस कर गया। 5-6 आर्टिकल था, 2 आर्टिकल आया, 3 आर्टिकल नहीं आया, तो प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी नहीं मिला, तो यहाँ पर आया है कि नहीं, ट्रेन या बस के लिए हमने टिकट कटाया जी। और जब पहुँचे क्या कि वो सारा शेड्यूल हमारा उसी के साथ बुक है, शादी में जाना है या कोई और फंक्शन में जाना है या कुछ खरीदारी करनी है या नौकरी ज्वाइन करना है, और उसने बगैर खबर किए जब हम पहुंचते हैं वहाँ पर टाइम पर तो पता चलता है कि वो कैंसिल है, कोई सूचना नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा हवाई जहाज और बस की बात अगर हो तो उसका इस तरह का मामला हम लोगों के यहाँ दिया जा सकता है। ट्रेन के मामले के लिए ट्रेन का एक अलग ट्रिब्यूनल है, रेलवे ट्रिब्यूनल है, वहाँ ये मामला आता है। अच्छा, ये कंप्लेन जो आप अभी एक तो कोरोना के चलते सभी अदालतों में स्थिति बहुत लंबी वो पेंडिंग रही थी, अभी क्या स्थिति है? 45 दिनों में फैसला हो जा पा रहा है, इसलिए कि 5 पैसे और 1 पैसे का मामला भी आपके यहाँ जा सकता है और 1 करोड़ का भी मामला जा सकता है। तो उसके लिए आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ग्राहक इस उम्मीद से जाए कि हाँ हमको मैक्सिमम 45 दिन के अंदर फैसला मिल जाए, तो इसकी गुंजाइश कितनी है, कितनी हो सकती है? 2018 के बाद झारखंड में प्रायः हर जिले में उपभोक्ता संरक्षण कमीशन का विभाग खाली रहा, उसमें अध्यक्ष और दूसरे मेंबर्स नहीं थे। चूँकि नया एक्ट आने वाला था, नया एक्ट 2019 में आया, लेकिन तभी से कोरोना के कारण बंदी ही था। इस कारण पुराने मामले जो दाखिल हुए पुराने एक्ट में उनकी संख्या काफ़ी रह गई। और अभी जैसे मैं अपने आयोग के विषय में कह रहा हूँ कि लगभग प्रतिदिन 1 से 2 मामलों का निष्पादन हम लोग करते हैं, और 273 पूरे 2022 में 273 मामला आया और हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा निष्पादित किए। तो ये बताता है कि हम लोग कर तो लेंगे, लेकिन इस तरह का हर जिला में आधारभूत संरचना उसके लिए आपके पास उपलब्ध है कि नहीं? ये असल चीज़ है कि हर जिले में उपलब्ध है कि नहीं आधारभूत संरचना जितनी तो चाहिए? क्या कि हर जिले में इतना पेंडेंसी नहीं है, हाँ, केस भी उतना ज़्यादा नहीं है, कम है। और जहाँ तक रांची की बात है तो रांची में आधारभूत संरचना उपलब्ध है। हम लोग कंप्यूटर के सहारे बहुत सारा काम करते हैं, ऑनलाइन हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और अच्छी एक व्यवस्था है। हाँ, एक फिल्म आई थी, आपको भी याद होगी फिल्म वो रजनी, जिसमें कि वो जागो ग्राहक जागो वाला वो पूरा का पूरा बहुत लंबा एपिसोड चला था, दूरदर्शन ही उस समय था, बाकी तो कोई था नहीं। उस तरह की कोई कोशिश की जागो ग्राहक जागो जो आप कह रहे हैं, तो ग्राहक जगे, इस तरह की कोशिश आयोग, फोरम या आपूर्ति विभाग की ओर से, सरकार की ओर से कुछ इस तरह का है की व्यवस्था है कि स्कूल कॉलेजेस या ये जगह है जहाँ की चीज़ों को बताया जा सके, सेमिनार करके, मीटिंग करके, पोस्टर से, पर्चे से? इसके प्रचार के लिए हम लोग झालसा के माध्यम से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लोक अदालत में इस मामलों को लाते हैं। हमारे यहाँ अभी मीडिएशन का भी इसके लिए है, उसके लिए करते हैं। हाँ, अभी स्कूल कॉलेज तक ये बात हम लोग नहीं पहुंचा सके हैं, और हमारा विभाग इस मामले में बड़ा जागरूक है, वो लगातार इस पर ध्यान दिए जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहा है। वहाँ जो कोशिश ये कह रहे हैं उपभोक्ता जाते हैं, तो उपभोक्ता को आपके यहाँ सिर्फ रसीद और रिटर्न एप्लीकेशन लिख करके दे करके चले आना है, या वहाँ और सारी प्रक्रिया शुरू होगी और एक खास आप टाइम देते हैं कि इस खास टाइम में अपोजिट पार्टी को हम बताएंगे, उस डेट पे आइए अपोजिट पार्टी और आपके साथ बातचीत होगी तो आगे चीज़ें निकलेंगी? क्या है, हम लोग जैसे ही कोई मामला आता है, मामला आने के बाद हम लोग अपोजिट पार्टी को नोटिस करते हैं। अपोजिट पार्टी अगर आ गए तो ठीक है, हम लोग इसका चाहेंगे कि मध्यस्थता के माध्यम से ये सुलझ जाए। अगर अपोजिट पार्टी नहीं आता है तो हम लोग एक पक्षीय कार्यवाही करते हैं और उसके तथ्य के आधार पर नहीं। तो वो जो अवार्ड होता है, एक पक्षीय जो अवार्ड है, वो कितना मान्य है और उसकी अपील में क्या समय लगेगा और पार्टी को कितना लाभ होगा? एक पक्षीय अगर आप करते हैं, एक पक्षीय करेंगे तो वही होगा। अगर वो आ जाता है तो भी वो आदेश उतना ही प्रभावी है। एक पक्षीय आदेश मैंने उसको मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं आया, उसके खिलाफ जो कंप्लेन हुआ है और आपने जो गुण दोष के आधार पर ये फैसला लिया, उस अवार्ड को उसको मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा जी।
ऐसा है जी। उपभोक्ता अगर जगेगा तभी कानून का लाभ ले सकेगा, इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए अगर खाना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, तो खुद उसको एफर्ट करना पड़ता है पानी पीने के लिए, खाने के लिए और सांस लेने के लिए। उसी ढंग से अगर आप इस कानून के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको कहीं से कोई शिकायत है अगर माल के संबंध में या सेवा के संबंध में, तो आप अपने कंप्लेंट्स लेकर के जिला उपभोक्ता अदालतों में जाइए। जैसा कि जज साहब ने कहा कि आपके कंप्लेन को निस्तारित किया जाएगा और खर्च मामूली है, लेकिन उससे सबक उस सेवा प्रदाता को और माल विक्रेता को यह मिलेगा कि दूसरे के साथ वो ठगी नहीं कर सकेगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।